नई सुबह की नई किरण, आशा सूर्य उगाएंगे। नन्हे नन्हे हाथों से आकाश के तारे लाएंगे। हमको किसी से कम न समझो जना, छोटी सी आँखों में बड़े हैं ख्वाब। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। तो हमारा आज का जो टॉपिक चल रहा है वो है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। अभी तक हमको लगता था कि लाइफ में वैल्यूज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर सक्सेसफुल होना है तो पैसा कमा लो, शोहरत कमा लो, नाम कमा लो, लेकिन बचपन से ही निखिल अगर इस चीज की नींव रख दी जाए तो कितना अच्छा हो। हमारा हिंदुस्तान नहीं बल्कि हमारी दुनिया ही चेंज हो जाए। राइट तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की और इसको आगे बढ़ाते हैं। स्वागत करते हैं हम प्यारे प्यारे बच्चों का और हमारे स्पीकर्स का। नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं पूछना चाहता हूँ, बच्चे पूछते हैं क्या फ़ायदा है ऐसे पढ़ाई का। इन फॉर्मूलों को पढ़ के a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो एक्चुअल में यही देखा जाता है कि बच्चे भी पढ़ रहे हैं या हमने भी पढ़ाई की है तो बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है हमारे जहन में कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए करें। मैं सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स एवं टीचर्स से मैं कहना चाहूँगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एजुकेशन एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, राइट। हाँ, जब हम पीस, लव, हॉनेस्टी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी की बात कहते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है। और अगर टीचर सुबह से शाम तक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में अगर आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि कहानियाँ अच्छी लगती है। लेकिन आपको तो कवर भी करना है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब कवर भी करना है। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का मतलब ये है कि हम अपने बच्चों को वही सिलेबस सिखाएं जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट सिखाते सिखाते जीवन में वैल्यूज को हम भर सकते हैं। राइट। अगर आप प्रश्न पूछते कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, कोई भी बात है ना, उसके दो एप्लीकेशन होता है। एक एप्लीकेशन होता है कि आप उस सब्जेक्ट को समझ रहे हो और दूसरा एप्लीकेशन होता है वो आपके जीवन को बहुत कलरफुल बनाता है। तो जब भी सपोज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, वो सिर्फ इट इज नॉट जस्ट टू मेक यू एन इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर। इट शुड हेल्प यू टू बिकम अ गुड इंजीनियर, अ गुड डॉक्टर, a good professor, a good student, a good teacher, right? A good father, a good mother, a good world. तो आपने जो फॉर्मूलाज पढ़ा उससे आप इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर तो बन गए, लेकिन वो कंसेप्ट्स को जब आप जीवन के द्वारा वो आप सीखेंगे, वो समझेंगे, देन यू बिकम अ गुड इंजीनियर। इसलिए पढ़ाई सिर्फ हम इंजीनियर, डॉक्टर के लिए मैं, कोई स्टूडेंट कह रहा है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, व्हाई आई शुड स्टडी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से भी it can help you to become a good doctor if you apply that mathematics with values. Right. मतलब जो भी हम टेक्निकल नॉलेज ले रहे हैं उसको अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करें, अपनी वैल्यूज के साथ कनेक्ट करें। तो मैं चाहूंगी कि आप इसको कुछ प्रैक्टिकल वे में कुछ ऐसा समझाएं कि हम कैसे बच्चे इस चीज को अपनी लाइफ में ला सकें। तो बच्चों, आप सब ने ट्रायंगल इनइक्वालिटी तो पढ़ी होगी, सबने पढ़ी है। दैट उसमें होता है सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी दो साइड का सम ट्रायंगल की तीसरी साइड के से बड़ा होता है उसका मेजरमेंट। तो इसी को हम लाइफ से लिंक कर सकते हैं कि वन साइड इज वी आवरसेल्फ एंड सेकंड साइड हमारी वैल्यूज एंड द थर्ड साइड इज ऑल द वर्ल्ड, द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको हम थर्ड साइड पे रखें। तो आप देखें, जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो होता क्या है, हम अपनी वैल्यूज को छोड़ देते हैं। आवरसेल्फ
एंड प्रॉब्लम्स, देन इट बिकम्स ग्रेटर देन द वैल्यूज। जैसे हम बात करते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहाँ तक रहती है? खाली बुक्स तक, क्योंकि हम अपने साथ किसको ले लेते हैं? प्रॉब्लम्स को। तो दो साइड, तीसरी साइड से हमेशा बड़ी हो जाती है। लेकिन उसकी जगह अगर हम अपने साथ को वैल्यूज के साथ ऐड कर दें तो इट ऑलवेज बिकम्स द ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये लाइफ में बहुत प्रैक्टिकली हम इस ट्राइंगल के साथ समझ सकते हैं। लाइफ में जो भी सिचुएशन होगी, जो भी चैलेंजेस होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उससे हम अपने आप को बढ़ा पाएंगे। तो ये प्रिंसिपल्स नॉट जस्ट ट्रू इन मैथ्स, दे आर ट्रू इन लाइफ ऑल्सो। लेकिन फोकस है कि हम उसको अप्लाई करें। वेरी नाइस। हम होंगे कामयाब। तो बच्चों, मैथ के जरिए वैल्यूज के बारे में हमें पता चला। इजी लगा? इजी के साथ साथ मुझे लगता है इंटरेस्टिंग भी था। मुझे तो काफी कुछ सीखने को मिला है। लेकिन अब जब बात आती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो मुझे बहुत बोरियत महसूस होती है, और बच्चों को भी होती होगी, होती है, राइट। तो अदिति मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम अपनी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है इसको लाइफ से कैसे लिंक करें? उसके लिए मैं आप सभी को न्यूटन्स लॉ बताती हूँ। ओके। सो न्यूटन्स लॉ सभी ने पढ़ा हुआ है अपने स्कूल में, है ना? सभी ने पढ़ा हुआ है। व्हाट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या स्टेट करता है? दैट इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू बी इन मोशन, और इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल कंटिन्यू बी एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। ठीक है, ये लॉ हम सब ने पढ़ा है और बहुत क्लियरली इसका पिक्चर भी बनता है। एक गाड़ी चल रही है, चलती चली जा रही है जब तक कोई फोर्स उसको नहीं रोक रही है, और एक गाड़ी रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही है जब तक कोई फोर्स उसको स्टार्ट नहीं करती। अब ये हमारी लाइफ से कैसे रिलेटेड है? देखिए, अगर हम पॉजिटिव पाथ पे हैं, हम अच्छे कर्म करे जा रहे हैं, अच्छे संगत रखते हैं, चले जा रहे हैं अच्छे रास्ते पर, तो हम चलते ही जाएंगे जब तक कोई नेगेटिव फोर्स हमको रोके ना, है ना? होता है कि हमारी लाइफ में वैल्यूज हैं, हम अच्छा ही करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन कई बार एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव संग हमें मिल जाता है, जिस वजह से हम अपनी दिशा चेंज कर लेते हैं, हम रुक जाते हैं। ऐसे ही अगर हम गलत कर रहे हैं तो भी हम गलत ही करते चले जाएंगे जब तक कुछ अच्छाई हमारे जीवन में नहीं आती और हमें उस गलती को करने से रोकती नहीं है। ठीक है, जैसे एक बॉडी कब रुकती है? जब फ्रिक्शन आता है ना? तो ऐसे ही जब ऑपोजिट फोर्स का कुछ फ्रिक्शन आता है तो वो गाड़ी रुकती है। yes. अगर हम अच्छा करते जा रहे हैं तो अच्छा ही करते चले जाएंगे, राइट? सो स्टूडेंट्स, द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट? सो यहाँ हम इसको m को m into a, f is equal to m into a, so m को we can consider as मेरा कर्म। जैसा कर्म मैं करूंगी, मैं अगर अच्छा कर्म करती हूँ, and a is the accelerator, जितनी बार करेंगे, हाँ, अच्छा कर्म करेंगे वो भी पॉजिटिव आपकी एनर्जी बढ़ेगी, और उसको जितनी बार करेंगे तो आपका जो फोर्स है, चारों तरफ से भी जो फोर्स आपको मिल रहा है और आपका अपना फोर्स भी उतना बढ़ता चला जाएगा। एंड द थर्ड लॉ इज एक्शन एंड रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम उसको लाइफ में भी देख सकते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही कर्म फल हमको मिलेगा। ये जो लॉज हैं, जो मोशन के लॉज हैं, ये केवल फिजिक्स के लॉज नहीं हैं, ये हमारी लाइफ के लॉज हैं। हाँ, अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी लाइफ भी कैसी होगी? कैसी होगी? अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। और हमारी जो रास्ता है, जिस रास्ते को हमने चुना है, जिस पे हमारी गाड़ी चल रही है, वो चलती ही जाएगी। अदिति मैम, आपने जो लॉ ये न्यूटन का बताया है, इससे भी बेटर लॉ है जो आपने लाइफ का समझाया। इससे बेटर लाइफ का लॉ मैंने आज तक सुना नहीं है, और मैं भी अपनी लाइफ में इसको ज़रूर अप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ निखिल, मुझे लगता है तुम्हारे भी जहन में आ रही होगी, जो तुम मुझे पीछे पूछ भी रहे थे, कि वैल्यूज़ तो ठीक है, समझ में भी आता है, अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छी वैल्यूज़ होनी चाहिए, पर क्यों होनी चाहिए? बहुत बार हमारे दिमाग में, और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि क्यों करें? क्या आजकल इसकी ज़रूरत है वाकई में?
ओके दोस्तों, चलिए अच्छे कर्म क्यों करना चाहिए, मैं अपने कर्म से स्टार्ट करता हूं। आज मैं बच्चों को एक गिफ्ट देना चाहता हूं। वाओ, कौन कौन बच्चे गिफ्ट लेना चाहेंगे? आप पूछेंगे स्वामी सर कौन सा गिफ्ट देंगे? आपने फिल्म देखी है 3 इडियट्स? यस। उस फिल्म में प्रिंसिपल डॉक्टर वीरू सहस्त्र बुद्धे एक बहुत अच्छा पेन को लेकर चलते हैं, और ये मेरा एक पेन है, पेन ऑफ एक्सीलेंस। तो मैं ये पेन बच्चों को देना चाहूंगा, लेकिन अगर मैं ये पेन उन्हीं को दूंगा जब आप कोई एक अच्छा कर्म करेंगे, राइट? सो आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, और जिस बच्चे का जवाब मुझे सबसे अच्छा लगा उस बच्चे को मैं ये पेन ऑफ एक्सीलेंस दूंगा। इज दैट ओके विथ यू? ओके। तो मैं क्या वो प्रश्न पूछ सकता हूं? यस। ओके, सो रेडी? क्वेश्चन फॉर द पेन ऑफ एक्सीलेंस। मैं आपको एक छोटा सा केस स्टडी बताऊंगा। केस स्टडी कुछ ऐसा है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अनन्या। क्या नाम है? अनन्या। शी इज स्टडिंग इन द 10th स्टैंडर्ड। ओके, तो अनन्या को मैं हर साल, राइट, आई कंडक्ट अ पर्सनालिटी कैंप, और पर्सनालिटी कैंप में मैं बच्चों को ये वैल्यूज के बारे में बताता था। अनन्या इस साल आई और कहा, स्वामीनाथन सर, पिछले साल आपने वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप किया था, 1 हफ्ते का कैंप था सर, मुझे वो कैंप अटेंड करके बहुत अच्छा लगा, मैं इस साल भी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप अटेंड करना चाहती हूँ। मैंने कहा, यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कम अनन्या। बोला, सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो मैंने पूछा, बताइए क्या रिक्वेस्ट है? बोला, सर पिछले साल आपको याद होगा आपने हम सभी बच्चों को एक होमवर्क दिया था। मैंने पूछा, हाँ मैंने होमवर्क दिया था। तो पता क्या होमवर्क दिया था? मैंने सभी बच्चों को कहा था 1 हफ्ते तक आप घर में जाकर अपनी मम्मा को बहुत रिस्पेक्ट करना, बहुत रिगार्ड करना, मम्मा से बहुत स्नेह और प्रेम से बात करना, मम्मा पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। सर पिछले साल मैंने ये होमवर्क किया था, इस साल मैं वो कैंप अटेंड करना चाहती हूँ, बट अ स्मॉल रिक्वेस्ट। बताओ ना अनन्या क्या रिक्वेस्ट है? बोला, सर इस साल ना वो माँ का होमवर्क प्लीज मत देना। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? अपनी मम्मा को रिस्पेक्ट देकर आपको अच्छा नहीं लगा? बोला, सर मैं सच्ची बात बताऊं? मैंने कहा, बताइए। बोला, सर पहले अगर मुझे मम्मा से चॉकलेट खाने का मन करता था, आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे में पूछती थी, राइट, मुझे अच्छे अच्छे ड्रेस खरीदने का मन करता था, मुझे बाहर सखियों के साथ खेलने का मन करता था, थोड़ा समय कंप्यूटर गेम्स खेलने का मन करता था, मैं मम्मा से बहुत स्नेह और प्यार से पूछती थी, मम्मा वो मुझे पैसे नहीं देती थी। फिर पता मैं क्या करती थी? मैं एकदम हठयोगी बन जाती थी, मैं बहुत गुस्सा करती थी, मैं भोजन नहीं करती थी, रात भर उपवास करती थी, बड़ी जिद्दी स्वभाव होती थी। मम्मा को बड़ा गुस्सा आता था, मुझे एक जोर से चाटा लगा देती थी, फिर थोड़ी देर के बाद आकर मुझे पैसे दे देती थी, जिससे मैं जाकर आइसक्रीम खरीद लेती थी। सर पिछले साल 1 हफ्ता मम्मा को बहुत स्नेह प्यार दिया, 1 हफ्ते के बाद मुझे पता चला मम्मा अति इंद्रिय आनंद में थी, लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। यस। और उसने मुझसे पूछा, सर यू प्लीज टेल मी व्हाई शुड आई बिकम गुड? मैं अच्छी क्यों बनूं सतनाम बहन? क्या आप पूछ रहे थे? अब सारे बच्चों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं उस अनन्या को क्या जवाब दूं? जिस बच्चे का जवाब सबसे अच्छा लगेगा, पेन ऑफ, हाँ बताइए, मैं उस बच्ची को क्या जवाब दूं? वो कहती मैं अच्छा होकर मुझे फायदा क्या हुआ? क्या बताऊं? हाँ, और जैसा वो अभी करेगी उसको बाद में जाके उसके साथ ही वो वेरी गुड आंसर, एंड दैट इज द लॉ ऑफ कर्मास, एक्शन हैज गॉट अ रिएक्शन। मैंने अनन्या को बोल कर देखा, अनन्या आप अच्छे कर्म करते रहो। उसने कहा, सर लेकिन मुझे तो चॉकलेट नहीं मिला ना, मुझे तो चॉकलेट चाहिए, मुझे आइसक्रीम के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए ना, मुझे नहीं मिला। यस, एक्शन रिएक्शन तो ठीक है, लेकिन चॉकलेट के लिए पैसे नहीं मिले, आइसक्रीम के लिए पैसे नहीं मिले, नया फ्रॉक खरीदने का मन कर रहा था। Why I should become good? फायदा तो नहीं हुआ ना। तो मुझे अनन्या को क्या जवाब देना चाहिए? सर उसको हमेशा ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए मम्मी के साथ। कभी उसकी मम्मी मतलब सोचेंगी कि यार अचानक इसको हो क्या गया। वेरी गुड आंसर। मैंने अनन्या को बोला आप अच्छे कर्म करो ना, कभी ना कभी फल मिलेगा। तो उसने कहा, स्वामी सर मेरा आइसक्रीम पिघल जाएगा ना सर, मैं कब तक वेट करूं सर? हाँ, तो क्या जवाब देना चाहिए बताओ, और बच्चे बताओ। हाँ वेदिका बताओ। मुझे अनन्या है, आई एम थिंकिंग। हाँ थिंक करो। क्या जवाब देना चाहिए? उसे ऐसे कर्म करते रहना चाहिए, वो उसको अपने मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, उसके मम्मी को कभी तो उसको उसका बदलाव पता चलेगा। वेरी गुड आंसर। मैंने कहा
अनन्या आप करते रहो। तो अनन्या ने कहा सर आपको मेरी मम्मा के संस्कार के बारे में नहीं पता सर। मम्मा बहुत धीरज रखती है सर, मेरा चॉकलेट का क्या होगा। धीरज का उसको फल तो चॉकलेट चाहिए ना। लेकिन चॉकलेट, धीरज का फल मीठा होता है, चॉकलेट ही नहीं मिल रहा तो मिठास कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? पापा के साथ रूठ जाए। हाँ, पापा से चॉकलेट मिल जाएगी। दिस अ गुड आइडिया। मम्मा को बताना चाहिए क्या बताना चाहिए? कि उसको चॉकलेट आइसक्रीम दिलाए। कितना प्यार से बोल रही थी ना, मम्मा चॉकलेट दे ना मम्मा, आप कितनी अच्छी मम्मा हो। तो मम्मा भी बहुत मुस्कुराते, बेटी अनन्या आप भी बहुत अच्छी हो, चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं। ऐसे मम्मा बोल रही है। तो उसको मम्मा के काम में हेल्प करनी चाहिए जिससे मम्मा खुश हो। हाँ, अनन्या ने ऐसे भी किया, सब्जी भी काट के दी और फिर बोली मम्मा चॉकलेट खाने। अरे आपकी बहुत अच्छी बच्ची हो, चॉकलेट खाने नहीं खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको फिर पापा से मांगना चाहिए कि मम्मा प्लीज मम्मा को मनाओ। अरे वाह, ये बाबा कौन है? शिव बाबा। अरे वाह, परमात्मा के लिए कह रहे, बहुत अच्छा, तालियां बजाओ। वेरी गुड आंसर। अच्छा, ये सभी जवाब तो मुझे बहुत अच्छे लगे और मेरा दिल चाहे तो मैं सबको एक पेन दे सकता हूँ। बट यू नो व्हाट इज आंसर? द आंसर इज, मैंने अनन्या से कहा देखो अनन्या आपको मम्मा से पैसे चाहिए थे चॉकलेट आइसक्रीम खरीदने के लिए। उसने कहा यस। तो मैंने कहा देखो अनन्या जब आप रास्ते से चलते हो ना तो आपको चौराहे पर कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, कुछ बच्चे जो कुछ चीज बेच रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे दूसरे लोगों से मांग रहे होते हैं। तो मैंने अनन्या से पूछा अनन्या आप में और उन बच्चों में क्या अंतर है? अनन्या ने फटाक से जवाब दिया सर मेरे पास पैसे हैं, उन बच्चों के पास पैसे नहीं है। मैं कहा नहीं अनन्या आप तो नहीं कमाते हो ना। बोला मेरे पापा के पास पैसे। मैं कहा अनन्या कभी आपने ये सोचा कि आपको इतना अच्छे माता पिता क्यों मिले, जो ऐसे माता पिता जो आपके हर ख्वाहिश को पूरा कर पाते हैं? उन बच्चों में क्या वो था जिनको है ना कुछ खाने के लिए भी मांगना पड़ता है? तो अनन्या ने सोचने लगा, बोले यस सर। मैंने कहा देखो अनन्या हमारे जीवन का जो बैलेंस शीट है उसमें दो प्रकार का धन होता है। एक प्रकार का धन होता है जिसको हम लोग प्रत्यक्ष धन कहते हैं, जिस धन के द्वारा हम चॉकलेट आइसक्रीम खरीद सकते हैं। एक हफ्ता अपने मम्मा को बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दिया, बहुत रिगार्ड दिया, आपको मम्मा ने पैसे नहीं दिए, लेकिन इस एक हफ्ते में मम्मा इतनी खुश थी, इतनी आनंद में थी, इतने आपको ब्लेसिंग्स, दुआएं, आशीर्वाद मिला, जिससे आपको प्रत्यक्ष धन तो नहीं बढ़ा लेकिन आपके पास एक अनदर धन बढ़ा जिसको हम लोग दिव्य धन कहते हैं। और हमारे जीवन में जितना दिव्य धन बढ़ता है उतना हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से आपको जन्म जन्मांतर आपके पास कभी धन की कमी ही नहीं होगी। और फिर मैंने कहा अनन्या there was one great personality in our country whose name is Dr. APJ Abdul Kalam sir, right? A great personality, भारत रत्न। बचपन में बहुत गरीब थे, न्यूज़पेपर बेचते थे वो, लेकिन he became the honorable president of the country। और 5 साल के राष्ट्रपति भवन के बाद जब वो राष्ट्रपति भवन से निकले, राइट, उनके पास 2 सूटकेस था। एक सूटकेस में उनके कुछ कपड़े थे और दूसरे सूटकेस में उनके कुछ किताबें थी। बट व्हेन ही पास्ड अवे फ्रॉम दिस लाइफ, उनके जीवन में इतनी दुआएं, इतनी गुड विशेस, इतना ब्लेसिंग्स, उनके पास जीवन में इतना दिव्य धन बढ़ गया था। करेक्ट? तो बच्चे जो भी हम अच्छे कर्म करते, प्रत्यक्ष धन दिखाई नहीं देता है लेकिन ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में दिव्य धन बढ़ जाता है। करेक्ट? और आज आप सभी के जवाब सुनकर मुझे वेदी का जवाब बहुत अच्छा लगा। कैन यू कम हियर वेदी? कम 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 कम। मैं आपको ये गिफ्ट हम होंगे कामयाब के सभी टीम मेंबर्स के द्वारा देना चाहता हूं। बट वेदी, ये मैं पेन आपको देने से मुझे क्या फायदा होगा? आपको दुआएं मिलेगी। और दुआओं से क्या मिलेगा? वाह! तो चलो एक बार जोर से तालियां बजाइए। स्वामी सर आपने तो एकदम हमको खजाना ही दे दिया लाइफ का कि वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस लाइफ में इसलिए रखनी है क्योंकि दिव्य गुणों का जो खजाना है उसको बढ़ाना है। और निखिल, तुमको सबसे पहले बढ़ाना है। हाँ, मुझे धन के बारे में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे ज़्यादा लगा कि
मैं तो उसी को धन समझता था, लेकिन ये दिव्य धन। यस, ये एक नई बात। और मुझे लगता है कि वो स्थूल धन से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला धन है, राइट, जो हमको जन्मों जन्मों तक काम आने वाला है। लेकिन अब एक और सवाल आता है कि इसको एक्शन में कैसे लेकर आए, हमारा एक्शन प्लान कैसा होना चाहिए। तो सर आपसे सुनना चाहेंगे। दिव्य धन के बारे में जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, स्पेशली हमने देखा है बच्चे जब एग्जाम्स में जाते हैं तो अक्सर बच्चों को कहना होता है सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं, और ज़्यादातर वे बच्चे कहते हैं कि हम एग्ज़ाम में चीटिंग करते नहीं हैं, कराते हैं। जैसे स्टार्टिंग में निखिल सर भी कह रहे थे कि मैंने चीटिंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सोशल सर्विस करता हूँ, कि अगर हम सामने वालों को बता देते हैं, 2 मार्क्स का बता दिया उसको, तो फ़र्क क्या पड़ता है, पास हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उस केस में मैं उनको बताता हूँ कि फ़र्क कैसे क्या पड़ता है, क्योंकि आज आपने 2 मार्क्स की चीटिंग कराई, उसको आंसर बताया, आपने नहीं करी, चीटिंग तो कराई है, दैट इज़ इक्वलेंट, उसी के लेवल का है। तो उसमें क्या होगा, नेक्स्ट पेपर में या हो सकता है उसी पेपर में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, 3rd क्वेश्चन के बाद हो सकता है आप सीधे डायरेक्ट 5th क्वेश्चन करें, 4th क्वेश्चन आपको नज़र ही नहीं आता। जब एग्ज़ाम खत्म हो जाता है तो आप कहते हैं ओ ये वाला क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो मुझे आता था। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि वो 2 मार्क्स की आपने जो चीटिंग कराई थी ना, तो आपको भी मार्क्स तो कटेंगे, उसका रिजल्ट तो मिलेगा, क्योंकि जो आपने कर्म किया फल तो भुगतना पड़ेगा उसका। तो वो कहीं ना कहीं उससे जाके बैलेंस होता है। या मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये होती है जब हम आंसर कोई सॉल्व कर रहे हैं, जैसे सपोज आपने इक्वेशन बनाई 2x + 3y = 5, तो जब वो आंसर नेक्स्ट पेज पे जा रहा होता है तो 2x + 3y की जगह वो x + 3y रह गया, 2 मिस हो गया। होता है ऐसा, बच्चों के साथ होता है ऐसा, कई बार मिस हो जाता है। तो वो क्यों होता है, कभी फॉलो किया? क्योंकि हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत बार रिसर्च किया और ये फाइंड आउट किया गया, वो कहीं ना कहीं उस वजह से होता है उन्होंने पिछले पेपर में या कभी ना कभी दूसरे पेपर में अपने किसी फ्रेंड को चीट कराया था, उसको 2 मार्क्स बताए थे, इस वजह से अब उस क्वेश्चन में उसके वो 2 मार्क्स कट गए। तो वहाँ प्लस कराने के चक्कर में यहाँ माइनस हो रहा है। आप सामने वाले को हेल्प नहीं कर रहे हैं, बेसिकली उसको एक गलत डायरेक्शन दे रहे हैं। इस समय उसके मार्क्स भले ही आ जाएंगे, लेकिन उसको हमेशा के लिए एक रास्ता मिल जाएगा, ठीक है चीटिंग करके पास हो जाऊंगा, राइट। तो वो पढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा, तो आप उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, उसको और पीछे कर रहे हैं। अदिति बहन, ये ऐसा हो गया कि हम चोरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चोरी करवाने में हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो निखिल, तुम्हारे कितने माइनस मार्क्स हुए होंगे, मैं सोच रही हूँ। मुझे आज फील हो रहा है कि मैं जिसको ये सोचता था हेल्प करना, वो मेरे लिए माइनस पॉइंट था। हमारे एक्सपर्ट्स ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि, और ऐसा मेरे साथ होता भी था मुझे सब कुछ याद है। मैं एक्साइटेड होने की वजह से वो लिखता था तो कुछ क्वेश्चन मैं मिस भी कर देता था, देन बाहर आने के बाद मैं सोचता था यार मैंने वो किया नहीं। तो शायद मेरे साथ इसी वजह से होता था, जैसा कि सर ने बताया कि 2 नहीं लिख पाए, इसकी वजह से वो मार्क्स रह गए उनके। तो मुझे लगता है सतनाम, ये सारी चीजें आज मुझे समझ आई हैं जो मेरे एक्सपर्ट ने आज मुझे बताया। थैंक गॉड। अंत में भी मैं एक बहुत सुंदर कहानी बताना चाहूंगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी। कौन कौन ये लव स्टोरी सुनना पसंद करेगा? वेरी गुड, राइट। एंड दिस लव स्टोरी इज ऑल अबाउट अ मदर एंड द चाइल्ड। छोटा बच्चा जो होता है माँ के पास जाता है और कहता है मम्मा वाज वेरी बिजी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट इन द किचन। छोटू जाता है और कहता है मम्मा आई वांट टू प्रेजेंट द बिल फॉर दिस मंथ। मम्मा कहती व्हाट? बोला यस। तो माँ वो बिल पढ़ती है, मालूम छोटू क्या लिखता है? मम्मा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मामा अपने बकेट ऑफ पानी को वहां से यहां उठा के रखने के लिए कहा 5 रुपीज। मामा अपनी छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, बहुत कठिन जॉब था मामा, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज। सिंस यू माय डियर लविंग मम्मा, 6 रुपीज फेस्टिवल डिस्काउंट, ओवरऑल 60 रुपए बिल। माँ वो बिल पढ़ती है, अपने छोटू को देखते, वेरी क्यूट बॉय। माँ भी मुस्कुराती है। वो बिल के दूसरे पेज में जो खाली पेज है ना, माँ लिखती है 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से थके आ रहे वापस आते थे, गर्मा गर्म भोजन मैं आपको खिलाती थी, नो चार्ज। और मामा नीचे लिखती है 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा वो बिल को पढ़ता है, अपनी माँ को देखता है और कहता मम्मा आई एम वेरी सॉरी मम्मा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बड़े अक्षरों में लिखता है मम्मा पेड इन फुल, पूरा पेमेंट हो गया। मम्मा पेड इन फुल बट इंडेप्टेड फॉर एवर, जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं,
और जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। जहां में जिसका तो निखिल, आज तो एक नए धन के बारे में, एक नए बैंक बैलेंस के बारे में पता चला है हमको, राइट? अभी तक तो सिर्फ मुझे यही मालूम होता था कि सक्सेस करना है अगर लाइफ में तो अपना बैंक बैलेंस ये वाला बढ़ाना चाहिए, लेकिन अब तो कर्मों का खाता भी बढ़ाना पड़ेगा और वो भी दिव्य गुणों का खाता बढ़ाना पड़ेगा, राइट? ये नया धन जो आज जानने को मुझे मिला ना, मैं इस धन को अब बढ़ाता रहूंगा। और माँ की याद दिला दी, विशेष करके नारी शक्ति के लिए आज कुछ मेरे मन में आ रहा है, मैं गा सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं? राइट, तो सभी हम मिलके गाएंगे। ये नारियां आसा करती दुश्वारियां, ये है केसर की क्यारियां। ये नारियां आसा करती दुश्वारियां, ये है केसर की क्यारियां। इनकी तो पूजा हम सुबह शाम करते हैं, इनकी तो पूजा हम सुबह शाम करते हैं। हम इनविजिबल फोर्स को सलाम करते हैं। ये ना दिखने वाली फोर्स है जो सारे काम कर लेती है और पता भी नहीं चलने देती है। तो दोस्तों, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा आपके अपने इस प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है हम होंगे कामयाब। अंधियारे मंजूर नहीं, मंजिल से हम दूर नहीं, साथी जब वो है अपना, फिर काहे को है डरना। हमको किसी से कम न समझो जना, छोटी